हेतल बहुत ही चालाक और तेज लड़की थी। बचपन से ही उसमें इधर की बातें उधर करने की बहुत बुरी आदत थी और वो अपनी हर बात को मनवा लेती और इसी बात का फायदा उठाया करती। उसकी माँ नितिका बहुत सीधी और सुलझी स्वभाव की औरत थी, जो उसको समझाती कि यह गलत आदतें उसे छोड़नी चाहिए, वरना एक दिन वो किसी न किसी मुसीबत में जरूर फंस जाएगी। हेतल की शादी रोहित नाम के लड़के से हो जाती है और वो स्वभाव में बहुत सीधा और आज्ञाकारी था। इसी के साथ ही हेतल का नसीब इतना ज्यादा अच्छा था कि उसकी ननद आरती और सास कजरी दोनों बहुत सीधे और सरल थे, जमीन से जुड़े हुए थे। तभी एक दिन हेतल के घर उसकी माँ आती है और उसे बोलती है, बेटा तो बहुत नसीब वाली है जो तुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। इसकी अच्छे से देखभाल करियो और अपनी चालबाजी और 420 यहाँ मत दिखाइयो। आपके कहने का क्या मतलब है माँ कि मैं चालबाज हूँ और ये सब लोग शरीफ हैं? आप नहीं जानते कि ये लोग कितनी टेढ़ी चीज है। सामने से मीठा बनते हैं और पीछे से बुराइयां करते हैं। ये तो मैं इनके घर आई हूँ ना, तो इनकी किस्मत ही बदल गई। रहने दे, मैं सब जानती हूँ तू कैसी है। मैंने पैदा किया है तुझे, मुझे सब पता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर नितिका वहाँ से चली जाती है, पर हेतल अपने मन में प्लान बनाने लगती है कि ऐसा क्या करूं जिससे सबको मैं सही लगूं और ये लोग गलत। तभी एक दिन हेतल अपने पति रोहित के पास आकर उसके आगे नाटक करते हुए कहती है, मेरी कितनी तबीयत खराब रहती है, पर तभी मैं घर के सारे काम अकेले ही करती हूँ और तुम्हारी माँ बहन बस पड़े पड़े खाते रहते हैं। तुम उनको कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी माँ और मेरी बहन बहुत अच्छी है और वो तुमको बहुत प्यार करती है। हाँ, मैं ही झूठ बोल रही हूँ ना। तुम्हारी माँ तो बड़ी राजा हरिश्चंद्र है। अच्छा बाबा रो मत, मैं बात करता हूँ उनसे। अब रोहित अपनी बीवी की बात सुनकर अपनी माँ और बहन को आवाज लगाता है, जिसके बाद आरती और कजरी वहाँ आते हैं तो रोहित उन दोनों से कहता है, आरती, तुम्हारी भाभी की तबीयत सही नहीं है, तो एक काम करो, आज से ना थोड़ा ज्यादा काम करो घर का तुम, और माँ आप भी कीजिएगा। अरे जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरे होते हुए माँ जी काम करेंगी, मैं कर लूंगी। आप क्यों औरतों के मामलों में बोलते हो? कोई बात नहीं बहू, तेरी तबीयत खराब थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं और आरती मिलकर सब काम कर लेंगे, तू बस आराम कर। इतना बोलकर आरती और कजरी उनके कमरे से बाहर आ जाते हैं और तभी रोहित हेतल को उन लोगों के आगे बदला बर्ताव देखकर उससे पूछता है, तुमने खुद आकर मुझसे कहा कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, और जब मैंने उनसे कहा तुमने कहा कि तुम कर लोगी। अरे ये क्या होता है? तुम मुकर कैसे सकती हो अपनी बात से? अब मैं क्या बताऊँ आपको? आपके घर वाले आपके सामने तो मुझसे प्यार से बात करते हैं और पीछे से मुझे ताने देते हैं। तो अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो वो लोग बाद में मुझे सुनाते, इसीलिए मैंने ऐसा किया। रोहित को हेतल की बात का यकीन तो नहीं होता, पर वो हेतल की बात को टालने में ही भलाई समझता है। अब हेतल की सास और ननद घर का सारा काम करती और हेतल बस उन पर हुक्म चलाती और कुछ ना कुछ खाती रहती। हेतल को इतने में भी चैन नहीं आता और वो रोहित के आने पर हाथ पर टूथपेस्ट लगाकर रोने का नाटक कर रही थी कि तभी रोहित उससे सवाल करता है, अरे ये क्या हुआ? टूथपेस्ट क्यों लगा रखा है हाथ पे? अब तुमसे ये कहूंगी कि तुम्हारी माँ ने चिमटे से मेरा हाथ जला दिया तो मानोगे नहीं ना? तुमसे तो क्या ही कहना, छोड़ो, तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ये सुनकर रोहित को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ और बहन मिलकर सच में हेतल पर बहुत जुल्म ढाती हैं और उसके साथ मार पिटाई भी करती हैं, और फिर भी वो अपनी माँ के प्यार के आगे कुछ नहीं कहता और खाना खाकर चुपचाप सो जाता है। कुछ दिन बाद हेतल को नई तरकीब सूझती है अपनी सास और ननद को परेशान करने की, और हेतल अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना आपकी सहेलियों को दावत दे, उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। पर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या आप सबके लिए दावत का खाना बना दोगे? हाँ बहू, क्यों नहीं, तूने इतना सोचा ये भी बहुत है, तू आराम कर, मैं सारा काम कर लूंगी। इतना कहकर कजरी रसोई में जाती है और दावत की सारी तैयारी खुद करती है। हेतल बस आराम फरमाती है। तभी शाम होने पर कजरी की सहेली सुमित्रा और कंचन खाना खाने आती हैं। डोरबेल बजती है, खाना बनाने का नाटक करने लगती है जिससे सारा खाना उसी ने बनाया हो, वो सुबह से रसोई में लगी हुई हो। मेहमान आके बैठते हैं तो सुमित्रा बोलती है, अरे कजरी, तेरी बहू नहीं दिख रही, कहाँ है आजकल? कजरी जवाब देने ही वाली थी कि हेतल सब पकवान लेकर सबके आगे आ जाती है और उसका चेहरा भी ऐसे लग रहा था कि उसने सुबह से रसोई में खूब मेहनत की हो।
वो सबको पकवान परोसती है। सब खाते हैं और खाने की तारीफ करते हैं। तभी वहाँ रोहित आता है और अपनी माँ को कमरे में ले जाकर बोलता है, माँ, एक तो मेरी पत्नी बीमार है और आप अपनी सहेलियों को बुला रही हो। पर बेटा, इनको तो बहू ने बुलवाया है। बस माँ बस, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ चुका हूँ। हितल ने मुझे इतनी बार कहा कि आप लोग उसके साथ क्या कुछ नहीं करते हो, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी। जहाँ एक तरफ रोहित और कजरी लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हेतल से बाहर बैठी हुई कंचन सवाल करती है। और बताओ बहू, कैसी कट रही है ससुराल में? कजरी तो बहुत अच्छी औरत है, वो तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती होगी। अब क्या बताऊँ माँ जी, आप भी मेरी माँ जैसी हो। आपसे झूठ तो नहीं बोलूंगी, मेरी सास नहीं है, नागिन है, नागिन। वो भी काली नागिन। उसका बस चले ना तो मुझे जिंदा ही निकल जाए। मैं दहेज लेकर नहीं आई ना, इसीलिए जब देखो मुझे खरी खोटी सुना देती है और मारती भी है। ये हो ही नहीं सकता। कजरी तो देवी है, देवी। मैं उसको इतने सालों से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। आपको तो पता नहीं है वो आप लोगों के बारे में क्या क्या कहती है। मुझसे बोल रही थी कि आप लोग मुफ्त खोरो, एक कॉल करेंगी वो आपको और आप फ्री का खाना खाने तुरंत टपक जाओगी यहाँ। अच्छा, तो वो हमारे बारे में ऐसा सोचती है। चलो सुमित्रा, यहाँ से। आज हमें पता चल गया कि कजरी की सोच कितनी गंदी है। हम ये बात सारे गली मोहल्ले में बता देंगे और उसको कहीं उठने बैठने लायक नहीं रहने देंगे। कंचन ये बोलती है और हेतल की बातों में आ जाती है। सुमित्रा और कंचन वहाँ से चले जाते हैं। कजरी बाहर आके अपनी बहू से रोते हुए कहती है, बहू, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? हमेशा तुझे अपने बेटी जैसी समझती हूँ, फिर तू क्यों ऐसा कर रही है? कजरी की आवाज सुनकर रोहित और आरती भी बाहर आ जाते हैं। अरे माँ, अब नाटक करके कोई फायदा नहीं है। क्यों कर रही हो नाटक? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम और तुम्हारी बेटी मेरी पत्नी को पसंद नहीं करते हो। जब देखो तब लड़ती रहती हो उससे। पर बेटा, मैं तो... छोड़ो माँ, किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब हम ऐसे घर में नहीं रहेंगे जहाँ हमारी इज्जत ना हो। इतना कहकर बेचारी कजरी और आरती घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि अब वो हेतल से तंग आ चुके थे और जाकर किसी आश्रम में रहने लगते हैं। अब हेतल अपने पति रोहित के साथ रहने लगती है। अब उसे सारे घर का काम अकेले करना पड़ता। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर गए, पर एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। ऐसे में भी उसे घर का काम अकेले करना पड़ रहा था। रात को जब रोहित काम से आता है तो देखता है कि हितल बेहोश पड़ी है। रोहित उसे कमरे में ले जाकर लेटा देता है और जब हितल होश में आती है तो... तुम जब देखो काम में ही लगी रहते हो, सुबह के जाते हो और शाम को वापस आते हो। मैं सारा दिन अकेले घर में पड़े दीवारों से बातें करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज चलो ना, चल के माँ जी और आरती को वापस ले आते हैं। ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे कहने पे मैंने माँ को और अपनी बहन को जाने दिया क्योंकि वो तुम्हें परेशान कर रही थी, और अब तुम कह रही हो उनको वापस बुला लूं? मुझे माफ कर दो। आपकी माँ तो देवी है, देवी। मैं ही अंधी हो गई थी। जब सब उनकी तारीफ करते थे तो मुझे जलन होने लगी और मैं आपके साथ अकेले रहना चाहती थी। मैं भूल गई थी कि एक मकान घर तब बनता है जब उसमें परिवार बसता है। तो इसका मतलब मेरी बहन सही कह रही थी, वो सही थी और तुम गलत। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरी माँ और मेरी बहन इस घर के अंदर आ जाती है वापस, तो शायद मेरा गुस्सा कम हो जाए, वरना तुम जानती नहीं मैं क्या क्या करूंगा। अब दोनों पति पत्नी कजरी और आरती को वापस लाने के लिए घर से निकलते हैं। आश्रम पहुंचकर हेतल कजरी और आरती के पैरों में गिरकर माफी मांगती है और आरती कहती है, भाभी, अब क्यों आई हो यहाँ? आश्रम की औरतों से माँ की चुगली करने आई हो क्या? माँ जी मुझे माफ कर दो। भगवान ने मुझे सुख दिए, अच्छा पति दिया, माँ जैसी सास और बहन जैसी ननद, और मैं ये सब समझ ही नहीं पाई। तू मेरे बच्चे जैसी है और बच्चों से तो गलतियाँ हो जाती है। बहू, मैंने तुझे माफ कर दिया। माँ मुझे माफ कर दो। माँ मैं समझ नहीं पाया। माँ मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका माँ, लेकिन माँ मैं आपसे वादा करता हूँ आपको और आरती को कभी कोई दुख नहीं होगा। माँ मुझे माफ कर दो। सबके साथ मिलकर अब सब घर आते हैं और हेतल कजरी की सहेलियों को वापस बुलाती है और सब कुछ सच सच बताती है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, जिससे उनकी कजरी के प्रति गलतफहमी खत्म हो जाती है। और अब हेतल सारे घर का काम करती है और अपनी सास की खूब सेवा भी करती है। एक रोज सुबह के समय पीहू हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी दोस्त स्वाति वहाँ आती है, जिसे देखकर पीहू गले लगते हुए कहती है, यार कितने टाइम बाद तुझे देख रही हूँ। और बता कैसी है तू? सच में मैंने तुझे बहुत मिस किया।
मिस यू टू यार। अभी तो हनीमून से आते ही सबसे पहले तुझसे ही मिलने आई हूँ। अचानक रिश्ता तय हो जाना, शादी हो जाना, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। कुछ ठीक से बताने का टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं। वैसे मैं तुझे सच बताऊं तो मैंने सोचा था कि अब तुझसे कभी बात ही नहीं करूंगी और ना ही मिलूंगी, लेकिन आज अचानक तुझे सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा गायब ही हो गया। चल छोड़ ये सब और बता, तू खुश तो है अपनी लाइफ में अपने पति के साथ? किसी चीज की कोई कमी या कोई परेशानी तो नहीं है ना तुझे अपने ससुराल में? नहीं यार, मैं अपने ससुराल में अपने घर वालों, अपने पति सबके साथ बहुत खुश हूँ। सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा और बता, कैसी रही तेरी पहली रात? कोई शिकायत तो नहीं है ना अपने पति से? क्या तोहफा मिला पहली रात को? कैसी कटी तेरी रात? अच्छा जी, जो सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए वो सवाल तो मुझसे पूछ रही है। मुझसे पहले तो तेरी शादी हुई है। तू बता अपनी पहली रात की बात, कैसे रही तेरी पहली रात? यार तू मेरी पहली रात की बात ना कर ही मत। मेरी पहली रात गुस्सैल सास के साथ बीती, इसलिए मुझसे मेरी पहली रात की बात तो पूछ ही मत। क्या पहली रात गुस्सेल सास? मैं कुछ समझी नहीं। एक तो हम दोनों की शादी ऐसे अचानक तय हो गई और हो भी गई, ऊपर से ये तेरी बात। मुझे सारी बात बता, मुझे सुनना है तेरी पहली रात की कहानी, प्लीज ना। ठीक है, अगर तुझे मेरी पहली रात की कहानी में इतना ही इंटरेस्ट है तो मैं तुझे शादी से लेकर अपनी पहली रात तक की सारी बातें बताती हूँ। सुन। पीहू दिल्ली के रहने वाली थी। पीहू अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। वो बहुत ही सिंपल और कम बोलने वाली लड़की थी। वो ज्यादातर समय ऑफिस के काम में ही बिताती थी। वो अपनी लाइफ में बिजी थी। एक रोज वो शाम के समय अपने ऑफिस से घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ मीरा और बुआ पम्मी कुछ लड़कों की फोटोज को एक दूसरे को दिखाते हुए बातें कर रहे हैं। तभी पीहू घर के अंदर जाकर हंसते हुए कहती है, बुआ आप फिर आ गई लड़कों की फोटो लेकर? कभी तो खाली हाथ आ जाया करो, हमेशा मुझे भगाने की तैयारी में ही क्यों आती हो? बेटा, आती तो मैं हर बार यही सोचकर हूँ कि इस बार तेरा घर बसा कर जाऊंगी, लेकिन तू हर बार शादी के लिए मना कर देती है। आखिर कब तक तू शादी नहीं करेगी? क्या ऐसे ही बूढ़ी होने का इरादा है? नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे शादी के नाम से भी डर लगता है। आप तो मेरा स्वभाव जानती ही हो, ना मुझसे ऊंची आवाज में बात हो पाती है, ना ही मैं किसी से लड़ाई कर पाती हूँ। और शादी के बाद सास अपनी बहू से बहुत ज्यादा लड़ाई करती है और मुझे इन सब से बहुत दूर रहना है। हाय राम, क्या करूँ मैं इस लड़की का? एक बात बता, सास और सास के गुस्से से डर कर क्या तू कभी शादी नहीं करेगी? पागल लड़की, जरूरी नहीं है कि सबको ऐसी गुस्सेल सास मिले। मम्मी तुम इसकी बात मत सुनो, बहुत टाइम से मैंने इसकी सुन ली, अब मैं इसकी नहीं सुनने वाली। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा रिश्ता है तो बताओ और मीटिंग करवाओ, बात बनती है तो शादी करवा दूंगी। ये तो अपने ऑफिस के आगे कुछ और देखती नहीं है, लेकिन मुझे तो समाज देखकर चलना है ना। वही तो मैं भी कह रही हूँ भाभी कि इसकी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, सभी अपने घर हैं, बस यही है जो शादी करने का नाम ही नहीं ले रही है। तू इसकी कोई बात मत सुन, मैं इसकी माँ हूँ, यही मेरी माँ है। अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो बोल। ठीक है भाभी, अब आपने बोल दिया है तो अब लड़के ढूंढने की तलाश में और तेज कर दूंगी। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही आपकी पीहू के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। पम्मी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ पम्मी अपनी भतीजी पीहू की शादी एक अमित नाम के लड़के के साथ करवा देती है। पीहू शादी करके अपने ससुराल पहुँचती है। तभी उसकी सास कावेरी आरती करके अपनी बहू पीहू का गृह प्रवेश करवाती है और शादी की बाकी रस्में करवा के उसे उसके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ घना अंधेरा था, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वो पीहू को लेकर कमरे से बाहर जाती है और अपने घर शादी में आई लड़कियों को बुलाकर कहती है, तुम सब लोगों को आराम फरमाने और हंसी मजाक करने के सिवा और कुछ आता भी है या नहीं? मैंने तुम लोगों को दुल्हन के लिए कमरा तैयार करने के लिए बोला था, लेकिन तुम आलसी लड़कियों से वो भी नहीं हुआ। आंटी जी, घर में शादी का इतना काम था कि फुर्सत ही नहीं मिली। अब भाभी जी को कहीं और बैठाइए, तब तक हम इनका रूम तैयार कर देते हैं। आप गुस्सा मत करिए। गुस्सा ना करो, ये क्या बात हुई? गुस्सा करने वाली बात ही है। तुम लोगों को कोई भी काम सौंपो वो कभी पूरा ही नहीं होता। तुम लोग हमेशा कोई ना कोई बहाना मारकर निकल जाती हो, उसके बाद वो काम भी मुझे ही करना पड़ता है। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है या नहीं? बताओ, रात हो गई है, अब क्या मैं पूरी रात बहू को लेकर इधर उधर घूमती रहूं? इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। यार ये मेरी गुस्सैल सास कितना गुस्सा करती है, बात बात पर इसकी नाक बन जाती है। अब लगता है मेरी पहली रात मेरी गुस्सैल सास के साथ ही बीतेगी।
नहीं आंटी जी, आप बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम अभी भाभी का कमरा तैयार करते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब लड़कियां पीहू का कमरा तैयार करके उसे कमरे में बिठाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पीहू थोड़ी राहत की सांस लेती है। वो बेड पर बैठी दीवार का सहारा लिए आंखें बंद करके अपने पति अमित का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सास कावेरी वहाँ आती है और कमरे की साज सजावट देखकर खुश हो जाती है, लेकिन कमरे में दूध का ग्लास ना देखकर वो अपनी बहू पीहू से कहती है, ये क्या बहू, तू अभी तक अपने पति के लिए दूध लेकर नहीं आई? तेरे कमरे में दूध का ग्लास तो है ही नहीं। माँ जी, बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे इस घर में आए हुए मुझे सालों बीत गए हों। ये क्यों नहीं किया, वो क्यों किया, यार परेशान करके रख दिया। ऊपर से ये अमित जी भी पता नहीं कहाँ रह गए। माँ जी, मुझे रसोई घर नहीं पता था, इसलिए नहीं लाई। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें अपनी पहली रसोई में कोई परेशानी ना हो। कावेरी इतना कहकर पीहू को अपने साथ रसोई में लेकर जाती है, जिसके बाद पीहू अपने पति के लिए दूध लेकर अपने कमरे में वापस जाती है और कावेरी अपने कमरे में निकल लेती है। पीहू को इंतजार करते करते आधी रात निकल जाती है, लेकिन अमित कमरे में नहीं आता। थोड़ी देर बाद कावेरी की आंख खुलती है तो वो पानी लेने के लिए कमरे से नीचे आती है। तभी उसकी नजर अपनी बहू के कमरे पर जाती है, जहाँ वो पीहू को इधर उधर चलते हुए देखकर उसके पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ बहू, तू अभी तक जग रही है? अमित आया नहीं क्या? नहीं माँ जी, वो अभी तक नहीं आए, मुझे चिंता हो रही है। लास्ट टाइम मैंने उनको अपने दोस्तों के साथ जाते हुए देखा था, सारी रस्मों के बाद। कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर। मुझे लगता है वो अपने दोस्तों के घर थक कर सो गया है, अब सुबह ही आएगा। अब तू अकेली लेटेगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं यहाँ लेटूंगी। अगर वो रात में आया तो मैं उसे वापस भगा दूंगी। तू भी जा, कपड़े चेंज कर ले और आराम से सो जा। कावेरी इतना कहकर आराम से जाकर बिस्तर पर सो जाती है और अपनी सास की बात सुनकर पीहू अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठकर अपनी रात गुजार देती है। तो ये थी मेरी पहली रात गुस्सैल सास की कहानी। अब तू ही बता, जब तू अपनी ऐसी बीती हुई पहली रात को याद करेगी तो तुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाँ बात तो सही है यार, पर तेरी पहली रात ऊपर से जुल्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सच में तेरी पहली रात अपनी गुस्सेल सास के साथ बड़ी ही बुरी गुजरी। पीहू और स्वाति की सारी बातें उनसे उनके पीछे खड़ी पीहू की सास कावेरी सुन लेती है, जिसे सुनकर वो उनके पास आकर कहती है, बस करो बहू, और किस किस को अपनी पहली रात के किस्से सुनाओगी? तेरा हाल तो उस कहावत की तरह हो गया है कि घर की भेदी लंका ढाए। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की बात सुनकर पीहू अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। मृदुला शहर में रहने वाली एक अमीर लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा मूडी किस्म की थी। उसका मूड हर छोटी छोटी बात पर चेंज होता रहता था। वो कभी बहुत ज्यादा गुस्सा करती तो दूसरे ही पल बहुत ज्यादा प्यार से बात करने लग जाती। एक दिन वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मूवी देखकर एक कैफे में बैठी होती है, जहां उसके सभी दोस्त चिल कर रहे होते हैं। तभी अचानक उसी कैफे में बैठे कुछ और लड़के, जिनमें से एक लड़के का नाम सुमित होता है, वो जोर से आवाज करके हंसने लगता है। ये सुनकर मृदुला को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धमकाने चली जाती है। हेलो मिस्टर, प्लीज थोड़ा धीरे हंसिए ना। मैम आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे यार दोस्त तो ऐसे ही बात करते हैं। अच्छा, दोस्त तो मेरे भी हैं। उन्हें देखो, वो तो नहीं हंस रहे ऐसे रावणों की तरह। पब्लिक प्लेस है यार, थोड़ा तमीज से बिहेव करो। मैडम आप एक बात बताओ, आपको दिक्कत क्या हो रही है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे दिक्कत ये है कि बस मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं पता। ओ मैडम, बिना दिक्कत के आपको दिक्कत हो रही है तो ये आपकी दिक्कत है, हमारी नहीं। मृदुला वापस अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने बिना ही बात के इतना गुस्सा उस लड़के को दिखा दिया और वो उससे माफी मांगने के लिए चली जाती है। सुनिए, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए था। क्या बात है मैडम, अभी तो झांसी की रानी बनकर सवार हो रही थी, अब क्या हो गया? वो क्या करूं, मेरा मूड ही ऐसा है। आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं, चलो माफ किया आपको, पर आगे से जरा अपने मूड पर थोड़ा कंट्रोल रखना। इस तरह वो दोनों बात करते करते एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं।
और नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। वक्त बीतता जाता है और कुछ दिनों में उनका बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वो दोनों शादी करने का फैसला ले लेते हैं। मृदुला और सुमित दोनों ही अपने घर वालों को अपने इस फैसले के बारे में बताते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों ही घर वाले मिलकर सभी की रजामंदी से उन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करवा देते हैं। ऐसे ही एक दिन वो अपने पति को खुश करने के लिए पूरे कमरे को सजा देती है। शाम को जब सुमित घर आता है तो वो डेकोरेशन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। क्या बात है जानू, आज तो दिल ही खुश कर दिया। हटो यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। पर क्यों डार्लिंग, इतना अच्छा रोमांटिक माहौल बनाकर अब तुम ऐसे बातें कर रही हो? हाँ तो क्या करूँ, पहले मेरा मन था पर अब नहीं है, दूर हटो मुझसे। अरे यार मान जाओ ना, इतने अच्छे पल खराब मत करो। अरे मैंने कह दिया ना कि मेरा मूड नहीं है रोमांस करने का, क्यों जबरदस्ती चिपक रहे हो? अरे भाड़ में गई तुम और तुम्हारा मूड। देख लेना, एक दिन इसके लिए तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी, समझी? आई एम सॉरी सुमित, मैं वो तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी, वो बस मुझे गुस्सा आ गया था। आई एम रियली सॉरी। सुमित बिना कुछ कहे गुस्से से तनतनाता हुआ तकिया उठाकर गेस्ट रूम में जाकर सो जाता है। तो वहीं मृदुला बार बार अपने मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम से परेशान हो जाती है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। इस सब के लिए वो मेडिटेशन और योगा का भी सहारा लेती है, पर सारी चीजें बेअसर साबित होती हैं। वहीं उसकी सास सुष्मिता सारी बातें नोटिस करती रहती है, पर वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन मृदुला रात के खाने में खिचड़ी बना लेती है। जब सब लोग खाना खाने टेबल पर बैठते हैं, नहीं मेरा मन नहीं है, आप लोग खाइए, मैं पराठे बनाकर लाती हूँ। मृदुला आलू के पराठे बनाकर ले आती है। ओफो, अब मेरा ये भी खाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा करती हूँ, बाहर जाकर चाट खा लेती हूँ, खट्टी मीठी सी। अरे तेरा मन है या गिरगिट जो बार बार बदलता रहता है? इतनी मेहनत से बनाया है इसको, खा ले चुपचाप। नहीं मम्मी जी, अब मेरा ना चाट खाने का बड़ा मन हो रहा है, खट्टी खट्टी मीठी मीठी। वाह। अपनी बहू को खाने के लिए इस तरह नखरे करता देख सुष्मिता को लगता है कि शायद उसकी बहू माँ बनने वाली है। वो अभी ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी मृदुला चाट खाकर घर आती है और थोड़ी ही देर बाद उसे उल्टियाँ आना शुरू हो जाता है और सुष्मिता का शक यकीन में बदल जाता है, जिसके बाद वो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना शुरू कर देती है और किसी को भी बिना बताए घर में एक सरप्राइज पार्टी रख देती है, जिसमें गली मोहल्ले के लोग और उनके रिश्तेदार शामिल होते हैं। अरे बहन जी, आखिरकार बात क्या है, कुछ बताइए तो सही। इतनी शानदार पार्टी किस खुशी में रखी है आपने? अरे बहन जी, बात ही कुछ ऐसी है, बेटा और बहू को आने दो, अभी बताती हूँ आपको। तभी वहाँ मृदुला और सुमित आ जाते हैं और सुष्मिता हाथों में माइक लेके बड़ी ही खुशी से बोलती है, अरे ये पार्टी इस खुशी में रखी है कि मेरी प्यारी लाडो बहुरिया माँ बनने वाली है और मैं दादी। अरे वाह बहन जी, बधाई हो आपको। क्या ये कब हुआ? सुमित अपनी माँ को कोने में ले जाकर उनसे बोलता है, माँ ये सब आपको किसने कहा कि मृदुला माँ बनने वाली है? आपको कोई गलतफहमी हो गई है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बताओगे नहीं और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है कि तू मुझे दादी बना रही है। अरे माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था तुझे कि तू उस दिन उल्टियाँ कर रही थी और तेरा मन कुछ खट्टा खट्टा चटपटा खाने का मन कर रहा था और वो खाने के नखरे भूल गई क्या सब? अरे माँ जी, वो तो मुझे बेवक्त खाने की वजह से एसिडिटी हो गई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और रही बात खाना बदल बदल कर खाने की, तो यह सब मृदुला के मूड स्विंग की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। अरे ये तो सिर्फ वो गर्भावस्था में होता है ना, और ये मूड स्विंग, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? माँ, इसमें इंसान का मूड बार बार चेंज होता रहता है। और मृदुला को देखा है आपने, वो कभी आपसे प्यार से बोलती है तो कभी गुस्से से। वो थोड़ी मूडी लड़की है माँ, बात को समझो।
और इन मेहमानों को समझाकर भेज दो यहाँ से। सुष्मिता दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और सबको अपनी बहू के प्रेग्नेंट ना होने की बात बताती है, जिसे सुनकर सभी लोग उसकी सास का मजाक बनाकर उस पर हंसने लगते हैं और वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। ये सब कुछ होता देख मृदुला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब तो मजा आ गया होगा ना मेरे परिवार की बेइज्जती करवाकर। तुमसे कितनी बार कहा था कि अपने मूड पर जरा कंट्रोल करना सीखो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, पर गलती इसमें सासू माँ की भी है। कम से कम उन्हें एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था, खामखा इतना स्यापा कर दिया। बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है, गलती मेरी भी है, मैंने बिना कुछ जाने ये सब कर दिया। इस तरह मृदुला को समझ आ जाता है कि उसके बदलते मूड की वजह से सभी लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वक्त बीतता जाता है और अब वो सबकी बातों और जज्बातों को समझना शुरू कर देती है। साथ ही धीरे धीरे उसकी मूड स्विंग्स की आदत में सुधार आने लगता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये मूड स्विंग्स वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इसी तरीके से मूड स्विंग्स होते हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।